हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग M2R5 की सीरीज जो है कर रहे थे। उस M2R5 की सीरीज में हमने सबसे पहला जो सेक्शन लिया हुआ था वो HTML का लिया हुआ था। HTML की ज़्यादातर वीडियोज मैंने बना दी हैं और आज की जो वीडियो होगी हमारी वो होगी HTML5 के एडवांस टैग पे। हमारी ये आज की लास्ट वीडियो होगी HTML की। इसके बाद हम लोग अगला सेक्शन यूज करेंगे CSS का। तो इस आज की ट्यूटोरियल में हम लोग HTML5 में डिस्कस करेंगे पिक्चर टैग क्या होता है, SVG टैग क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, मीटर टैग क्या होता है, रूबी टैग क्या होता है, WBR और कोड जैसे टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको शुरू करना है यहाँ पे पिक्चर टैग। तो पिक्चर टैग क्या होता है? तो पिक्चर टैग एक ऐसा टैग होता है जो आपके वेब पेज में रिस्पॉन्सिव इमेज को क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखें ब्राउजर में तो ये पिक्चर अभी आपको इस तरीके की दिख रही है या ये वाली पिक्चर आपको दिख रही है। अगर मैं इस ब्राउजर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा और छोटा करके लाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए पिक्चर क्या हो गई है, चेंज हो गई, यानी दूसरी आ गई है। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको और कम कर रहा हूँ, देखिए पिक्चर आपकी अब दूसरी आ गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे ब्राउजर का स्क्रीन का साइज जो है कम हो रहा है, उसी हिसाब से हमारी पिक्चर भी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना, यानी आपके वेब पेज के स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग, विड्थ के अकॉर्डिंग वो पिक्चर क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस समय आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे इसकी साइज कुछ और है, विड्थ कुछ और है। अगर आप इसी साइट को आप खोलोगे किसी टैबलेट पे तो उसकी स्क्रीन कुछ और होती है, वहाँ पे कुछ और पिक्चर आपको दिखनी चाहिए। उसी तरीके से मोबाइल की स्क्रीन और छोटी होती है, तो मोबाइल की स्क्रीन पर और आप छोटा लगा सकते हैं इमेज, कि जैसे ही वेबसाइट ओपन हो उस पर आपका कोई दूसरा इमेज खुले। यानी एक ही वेबसाइट पे आपके 3 तरीके की, 4 तरीके की, 5 तरीके की, जैसा भी आप विड्थ के अकॉर्डिंग जो है स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे वो काम करेगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है अपना पूरा कोड HTML वगैरह लेकर के। तो मैं यहाँ पे टाइटल में रख दे रहा हूँ कि HTML5। इसके बाद मैं बॉडी में आ जाता हूँ। बॉडी में हमको लगाना है सबसे पहले पिक्चर टैग। अब पिक्चर टैग के लिए हम पिक्चर टैग लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसका सोर्स लगाएंगे। इसके बाद आपको क्या लगाना होगा, सोर्स लगाना होगा। इस सोर्स में हमको इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक इसका टैग होता है मीडिया। यहाँ पे हम मीडिया लगाएंगे। मीडिया लगाने के बाद जो है इक्वल डबल कोट्स में यहाँ पे हम लिख लेंगे मिनिमम विड्थ, WIDTH। इसके बाद इस मिनिमम विड्थ को बंद करके कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पे साइज दे देते हैं 1200 पिक्सल। ठीक है, ये क्या हुआ कि आपकी जो भी मीडिया है, यानी जो भी इमेज होगी, वो मिनिमम विड्थ जो भी 1200 स्क्रीन होगी, यानी 1200 की पिक्सल की स्क्रीन होगी, उसके स्क्रीन पर कौन सी इमेज आपकी शो करेगी। तो यहाँ पे आप लगा दोगे SRC सेट। SRC सेट का काम होगा आपका पिक्चर्स की इमेज को, जो भी आपने इमेज लगाया हुआ है उस इमेज को कंटेंट, जैसे आप IMG SRC लगाते हैं तो SRC के माध्यम से उसका पाथ देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी SRC सेट में उसका पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने दे दिया उसका एक पिक्चर का पाथ। ठीक है, तो अब ये पिक्चर हमारी कहाँ पे होगी, तो अगर हम यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जाना होगा अपने कंप्यूटर में। अगर आप यहाँ पे देखें मेरी पिक्चर्स को, तो मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई है, एक लार्ज की, एक मीडियम की, दूसरा स्मॉल की। अगर आप इस लार्ज वाली पिक्चर को देखें तो इसका जो रिजोल्यूशन है या डायमेंशन है वो 1080 करके है। अगर आप इसका मीडियम वाला देखें तो ये 863 गुणे 555 है। अगर आप इस लोगो को देखें तो ये 149 गुणे 160 है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इन्हीं इमेज को हमको रखना है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, इन्हीं इमेज का क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ दे देंगे। तो मैंने वही पाथ यहाँ पे इमेज का दिया है बड़ी वाली पिक्चर के लिए। मिनिमम विड्थ है, इस मिनिमम विड्थ में मैंने 1200 पिक्सल लगाया है। इसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर दिया है जो मिनिमम विड्थ का है, डबल कोट्स को मैंने बंद कर दिया, SRC सेट लगाया और उस इमेज का पाथ दे दिया। ये आपको लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक आपको IMG का भी टैग लगाना होगा। तो IMG टैग में मैं क्या कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ दे दिया, कामा। अब यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली इमेज थी हमारी, स्मॉल वाली जो लोगो वाली थी, इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया कि इमेज small.jpg, यानी स्मॉल पिक्चर है मेरी इमेज वाली, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करने के बाद जो है आपको अपने कंप्यूटर में जाना है
और अपनी फाइल को क्या कर लेना है, क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। जैसे देखिए मैंने फाइल को ओपन किया तो इस तरीके का हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है एक इमेज। तो ये इमेज जो आया हुआ है वो लार्ज वाला आया है, क्योंकि हमारा स्क्रीन अभी बड़ा है। अब क्या करना है, हमको एक और यहाँ पे विड्थ देनी है, यानी टैबलेट वगैरह के लिए। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो मैंने दे दिया 865, ठीक है 865। बाकी अब इस इमेज का जो नाम है लार्ज था, उसका नाम मैंने मीडियम रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने रख दिया मीडियम। सेव करेंगे और फिर से जाएंगे ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब अगर आप अपने ब्राउजर पे देखें तो इस ब्राउजर पे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपकी लार्ज वाली पिक्चर दिख रही जो आपने लगाया हुआ था। अगर मैं इसको क्या करूं, मिनिमाइज करूं, यानी अब इसकी स्क्रीन को मैं छोटा कर दिया हूं। जैसे मैंने इस स्क्रीन को पूरा कर दिया है एक मोबाइल के फॉर्म में, तो हमारी सबसे छोटी वाली इमेज जो स्मॉल थी वो दिख रही है। अगर मैं जैसे जैसे इस स्क्रीन को बड़ा करूंगा तो अब क्या होगा कि देखिए अभी ये आपका दूसरा वाला आ गया, नहीं मीडियम वाला इमेज यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरीके से और इसको स्क्रीन को बड़ा करेंगे, देखिए ये वाली पहली वाली पिक्चर आपकी शो कर रही है लार्ज वाली। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टैग है HTML5 का वह है SVG। SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे आप चाहते हो आपके इस HTML फॉर्मेट में, यानी आपके वेब पेज में कोई सर्कल आ जाए या फिर कोई रेक्टेंगल आ जाए, तो इस तरीके का शेप वगैरह वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा दे रहा हूँ कुछ। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे SVG टैग। मैंने SVG लगा दिया और नीचे SVG को मैं क्लोज भी कर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या करना होगा, अब चाहे जिस भी प्रकार का आपको वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करना हो, चाहे वो सर्किल हो गया हो या फिर आपका रेक्टेंगल वगैरह हो, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे अगर हमको सर्कल बनाना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सर्कल, लिख दिया CIRCLE, सर्कल लिखा। अब इस सर्कल में क्या करना है, हमको उसकी रेडियस देनी है। तो रेडियस हम यहाँ पे दे रहे हैं 40 यानी 40। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, यानी जो सर्कल बनता है चारों तरफ से उसमें कोई कलर देंगे। तो हमने यहाँ पे कलर दे दिया ग्रीन। अब क्या करना है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट बंद करके इसको थोड़ा सा सेव करके अपने पेज पे आकर के रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस तरीके का आपको दिख रहा है एक ग्राफिक्स। क्योंकि अभी ये पूरा आया नहीं स्क्रीन पे, आया इसलिए नहीं है क्योंकि आपका ये यहीं से क्या हो रहा है, दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे आधा उसका कट चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा बीच में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमको इसकी पोजीशन अगर बीच में करनी है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके पहले उसका एक और एट्रीब्यूट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करना, मूव कराना। तो यहाँ पे हमको लगाना है CX, यानी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो डबल कोट्स में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 50। इसके बाद फिर से हम लिख रहे हैं CY, यानी वाई एक्सिस पे क्या होगा, इक्वल डबल कोट्स में हम यहाँ पे भी लिख देंगे 50 और सेव करेंगे। सेव करके फिर से जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये सर्कल आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर हम चाहते हैं इस सर्कल का यहाँ पे बॉर्डर लगा दें, ठीक है, चारों तरफ से कोई दूसरे कलर में दिखे, तो इसके लिए आप यहाँ पे उसका जो अगला टैग होता है या अगला एट्रीब्यूट होता है स्ट्रोक का, वो स्ट्रोक यहाँ पे पास करेंगे। अब जिस कलर में इसको क्या करना है, देना है, उस कलर को यहाँ पे मैंने लिख दिया और रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए पीला कलर यहाँ पे आ चुका है। हम चाहते हैं इसको कलर चेंज करना, तो हम यहीं पे येलो की जगह पे क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। सेव करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश। अब क्या हुआ कि चारों तरफ से रेड आ गया है लाइन। अब हम चाहते हैं कि इसका बॉर्डर थोड़ा सा क्या हो जाए, मोटा हो जाए। यानी बॉर्डर को मोटा करना है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ लगानी पड़ेगी। तो यहीं पे आगे हम लगा देंगे स्ट्रोक विड्थ WIDTH इक्वल डबल कोट्स में जितना भी मोटा रखना है, 5, 10, 15 जो भी आपको रखना है यहाँ पे आप रख दीजिए और रिफ्रेश करिए। अब देखिए क्या हो गया, ये सर्किल आपका मोटा हो गया। तो इस तरीके से हम सर्किल के माध्यम से या SVG टैग में जो है क्या लगा सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेक्ट का यूज किया जाता है, RECT का यूज किया जाता है और उसमें हाइट और विड्थ पास किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SVG टैग। नेक्स्ट अगला टैग है मेटा टैग। तो मेटा टैग जो होता है वो स्पेशली SEO वगैरह के लिए यूज किया जाता है। यानी आप चाहते हो आपकी जो वेबसाइट हो वो रैंक करे गूगल पे,
यानी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो, यानी कीवर्ड्स आप उसमें लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप लगा सकते हो, ऑथर की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, ऑटोमेटिक पेज को जो है रिफ्रेश करने का परमिशन दे सकते हो, ये सारी चीजें आप मेटा टैग में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो मेटा टैग होता है वो लगता है हेड के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेड के अंदर मेटा टैग को लगा लेंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे कैर सेट UTF-8 लगाया हुआ है, ये डिफॉल्ट रूप से लग जाता है। तो ये सभी मेटा टैग में, यानी जो भी वेबसाइटें वगैरह होती हैं उनको अलग अलग कैरेक्टर प्रोवाइड करने के लिए ये UTF-8 यूज होता है। नेक्स्ट, फिर से हम मेटा टैग यूज करते हैं यहाँ पे, और मेटा टैग में इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा करके लिखते हैं नेम इक्वल डबल कोट्स में लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब क्या करना है, स्पेस लगा के इस डिस्क्रिप्शन में कंटेंट लिखना है। यानी हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो ओपन हो, उस वेबसाइट में नीचे 2-3 लाइनें जो लिखी रहती हैं, वो 2-3 लाइनें किस प्रकार की रहे या उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने चैनल की डिटेल्स वगैरह ही लिख दे रहा हूँ, जैसे AKIT सोल्यूशन, ठीक है, हिंदी यूट्यूब चैनल, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर मुझको लिखनी होगी तो मैं इसी तरीके से कंटेंट में क्या करूंगा, लिख दूंगा। नेक्स्ट, फिर से हम मेटा टैग लगाएंगे, इसको यहां से हटा देते हैं। इस बार नेम में क्या रखते हैं, कीवर्ड्स। इस बार जो नेम होगा वो हमारा कीवर्ड्स के लिए होगा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं कीवर्ड्स, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स। इसके बाद जो है इसका जो कंटेंट मैं रखूंगा कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, कि AKIT सोल्यूशन, तो AKIT सोल्यूशन से मिलता जुलता हो कोई भी नाम रहता है तो क्या होता है, वो आ जाता है पेज पे, आपके शो करता है। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि कोई भी जो है यूजर कोई भी गूगल पे सर्च मारे तो मेरा भी कीवर्ड क्या करे, वहां पे रैंक करे। तो यहाँ के लिए मैं क्या करूंगा, तो जो भी मेरा चैनल का नाम है उस चैनल का नाम मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखिए मैंने चैनल का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद उसके बारे में कुछ और लिखना है या कुछ और चीज़ें बनानी है, जैसे मान लीजिए हमारा जो चैनल है किस लिए है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया CCC एग्जाम के लिए है, कामा मैंने दे दिया कि मेरा चैनल O लेवल एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो वगैरह बनाता है, क्वेश्चन वगैरह देता है। इसके बाद यहाँ पे मैं और क्या करता हूँ, HTML की भी वीडियो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, HTML की वीडियो मैंने दे दिया, कामा लगा दिया। इसके बाद CSS की वीडियो भी मैंने दे दिया। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट की मैंने दे दिया। तो इस तरीके से जो भी हम कीवर्ड चाहते हैं, जो सर्च करे कोई भी यूजर गूगल में, जावा स्क्रिप्ट, वीडियो, CSS, HTML, इस तरीके का, तो क्या होगा कि हमारा भी कंटेंट वहां पे वो शो करे, वेबसाइट शो करे नीचे पेज में। नेक्स्ट, अगला जो मेटा टैग में नेम वगैरह हम लोग देंगे, वो नेम होता है ऑथर वगैरह के लिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि उस वेबसाइट में जो भी वेबसाइट हम बना रहे हैं उसमें ऑथर की भी इंफॉर्मेशन वगैरह शो करे, तो हम नेम में ऑथर लिख देंगे और यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। इस कंटेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, जो भी ऑथर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि बाई अखिलेश सर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन क्या कर दी, दे दी है ऑथर की। नेक्स्ट, अगर हम फिर से बात करें तो मेटा टैग में एक और टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है व्यू पोर्ट। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे लिख दिया व्यू पोर्ट। अब इसके बाद फिर से मैंने डबल कोट्स लगा दिया दोनों तरफ, यहाँ पे डबल कोट्स मैंने लगा दिया। अब डबल कोट्स लगाने के बाद फिर से उसका कंटेंट लिखेंगे। अब व्यू पोर्ट में मैंने कंटेंट लगाया कि इक्वल डबल कोट्स में विड्थ WIDTH इक्वल, अब इस विड्थ में मैंने डिवाइस की विड्थ दे दी है, डिवाइस WIDTH। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया कि इनिशियल स्केल, यानी डिवाइस का इनिशियल स्केल क्या होगा, तो ये मैंने दे दिया कि 1.0 पे भी काम ये करे, 1.0। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1.0, डबल कोट्स बंद हो गया है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है क्या करना है हमको, नेक्स्ट अगला टैग लगाना है। तो अगला जो मेटा टैग होता है ये हम लगा सकते हैं किसके लिए, कि हमारा जो पेज हो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करे। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं और सेव करते हैं, सेव करके जाते हैं अपने ब्राउजर पे, बार बार हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। जब भी हम कोई एडिट वगैरह करते हैं तो हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है वो ऑटोमेटिक 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे क्या हो, रिफ्रेश होता रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं उसका एक कोड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे मेटा टैग में, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा HTTP इक्को। अब यहाँ पे डबल कोट्स में हम लिख देंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश के बाद इसका कंटेंट हम देंगे। कंटेंट में हम लोग पास करेंगे वैल्यू, कितने सेकंड में हमारा पेज रिफ्रेश हो। तो मैं चाहता हूँ हर 3 सेकंड में हमारा पेज क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। तो इसको हम सेव कर लेंगे।
सेव करने के बाद अगर हम चाहते हैं कोई यूआरएल वगैरह भी यहाँ पे अगर देना, यूआरएल का मतलब क्या है कि जैसे ही पेज हमारा रिफ्रेश होगा वो हमको किसी दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे यूआरएल पे लेकर चला जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक यूआरएल दे दिया, मैंने कंटेंट में लिखा 3 सेकेंड, मैंने सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया। इसके बाद इसी में यूआरएल दिया अपने वेबसाइट का एक। अब क्या करेंगे, हम पेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे चलते हैं अपने ब्राउजर में और उस पेज को फिर से ओपन कर लेते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम में। अब देखिए गूगल क्रोम में ये ओपन है। अभी 3 सेकंड में क्या होगा, हमारा ये पेज रिफ्रेश होगा और हमारी दूसरी वेबसाइट पे लेकर के चला जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ये हो गया कि ये हमारा क्या किया, ऑटोमेटिक 3 सेकंड में पेज रिफ्रेश हुआ और उसको दूसरे यूआरएल पे लेके चला गया। अगर आप चाहते हैं ये हमारा वेबसाइट पे ना लेके जाए, अर्थात दूसरे यूआरएल पे लेके ना जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इस जो यूआरएल को हमने पास किया हुआ है, इस यूआरएल को यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे और यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा, सिर्फ पेज ही 3 सेकंड में रिफ्रेश होगा, हमको यूआरएल पे लेकर के नहीं जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा कौन सा टैग, मेटा टैग, जो कि हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है। इसका प्रीव्यू आपको वेब ब्राउजर पे नहीं मिलती, ये ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच की बात होती है कि आपका जो भी सर्च इंजन होता है वो आपके ब्राउजर के द्वारा जो भी दी गई रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं उनको उसके माध्यम से ही सर्च करके यहाँ पे दिखाता है, तो वो मेटा के अंतर्गत ही होता है। एसईओ वगैरह करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला टैग है मीटर टैग। तो मीटर टैग का क्या काम होता है, तो जो मीटर टैग होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को दिखाने का काम करता है, जैसे एज ए लेबल वगैरह के फॉर्म में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अगर आप देखें तो ये ड्राइव कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है, ये हमको बता रहा है इस तरीके के एक तरह से ग्राफ वगैरह में। तो इसी तरीके का अगर हमको कहीं पे प्रेजेंट करना हो कुछ, तो वो हम यहाँ से प्रेजेंट करा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में अगर प्रेजेंट कराना हो। जैसे यहाँ पे देखिए जो ड्राइव के रूप में हो, या अगर आपको टेम्परेचर के रूप में कोई बताना है थर्मामीटर में, या फिर किसी और जगह पे बताना है कि कितना स्केल भरा हुआ है, कितना खाली है, तो इसके लिए मीटर टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना होगा मीटर टैग। इस मीटर टैग में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले इसमें लो और हाई वैल्यू देनी होगी, यानी आप कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम टाइप में देना चाहते हो, या कितना लो और कितना हाई रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया हाई, यहाँ पे मैंने हाई में रख दिया 90%। इसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितना आपका शो करेगा लेवल, तो यहाँ पे मैंने मिनिमम में रख दिया 0, ठीक है, मैंने मिनिमम में रख दिया 0। इसके बाद उसी तरीके से मैक्स मैंने रख दिया, यानी मैक्सिमम हमारा कम से कम होगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होगा 100। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी है, वैल्यू में तो वैल्यू में मैंने एक एवरेज रख दिया है कि 60। इसके बाद सेव करने के बाद आपको अपने फाइल को ब्राउजर में ओपन करनी है। तो हम जाएंगे कंप्यूटर में और यहाँ पे क्रोम पे इसको ओपन कर लेंगे। क्रोम पे अगर आप नीचे यहाँ पे देखें तो ये देखिए एक तरीके का लेबल बना हुआ है, तो यहाँ से हम लेबल वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जितना भी हमको दिखाना हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बढ़ाएंगे तो कम ज़्यादा आपका होता रहेगा। नेक्स्ट अगला टैग है आपका रूबी टैग। तो रूबी टैग जो होता है वो सिंगल नहीं आता है, बल्कि रूबी के साथ आरबी और आरटी दोनों आते हैं। तो आरबी और आरटी का क्या काम होगा, या फिर रूबी टैग जो होता है उसका पूरा क्या काम होता है। इसका काम होता है किसी भी वेब पेज में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई होती हैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, उसके ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन में लिख देना, या अगर कहें कि हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है उस शॉर्ट फॉर्म को उसी लाइन के ऊपर जो है छोटे से फॉर्म में करके उसको दिखाने का काम करता है। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ बना ले रहा हूँ, उस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, यानी कंप्यूटर्स की डिफिनेशन वगैरह भी यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब क्या करना है, हम फिर से चलते हैं अपने ब्राउजर को, इसको ओपन कर लेते हैं अपने पेज को ब्राउजर में। यहाँ से क्रोम ब्राउजर पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। अगर आप नीचे यहाँ पे देखें तो तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी शो कर रही हैं, तो मैं यहीं पे रूबी टैग वगैरह का यूज करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर में यहीं पे कहीं पे लिख दूंगा, रूबी टैग लगा दूंगा, RUBY रूबी टैग मैंने लगाया। अब इस रूबी टैग में सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है RB का, तो मैंने यहाँ पे RB लगाया। उस RB में मैंने लिख दिया कि रैम, ठीक है, एक तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म ही लिख दिया है और RB को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं फिर से लगा रहा हूँ RT। अब RT में क्या करना है, हमको उस रैम का पूरा फुल फॉर्म लिखना है, तो मैं यहाँ पे रैम का पूरा फुल फॉर्म लिख दूंगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा और फिर से मैंने RT को बंद कर दिया और यहाँ पे रूबी को भी मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा।
यहाँ पे मैंने रूबी को ही बंद कर दिया। अब फिर से आप जाइए अपने ब्राउजर को ओपन करिए। ब्राउजर को जैसे आप ओपन करेंगे क्रोम में, तो नीचे आप आएंगे पेज पे जहाँ पे भी लिखा हुआ आपने। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे रैम लिखे हुए हैं। तो रैम के ऊपर उसका क्या आ रहा है, मीनिंग आ रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आपको शो करानी हो तो आप करा सकते हैं रूबी के माध्यम से। नेक्स्ट अगला टैग है WBR टैग। तो WBR टैग का काम क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो इसका पूरा अगर फुल फॉर्म की बात करें WBR का, तो ये होता है वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी। यानी ये ब्राउजर के अकॉर्डिंग क्या करता है, ऑटोमेटिक ब्रेक कर देता है। जैसे अगर आपने वर्ड रैप देखा होगा नोटपैड या वर्डपैड वगैरह में, तो वर्ड रैप क्या होता है, ये विंडो के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रैप करके उसको अगले लाइन में कर देता है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो भी लाइनें हो उसको क्या करना, ब्रेक करके अपने अनुसार ब्रेक करवाना। तो इसके लिए हम जो है WBR का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मैं ऐसे ही कुछ टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे ही टाइप कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करके आपको यहाँ पे पेज पे लेके जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने लाइनें टाइप की हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, यानी पूरा एक ही लाइन में जा रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और लिखूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया WBR। अब उस WBR में मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ कि AK-IT सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हिंदी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हिंदी यूट्यूब चैनल। तो इसके बाद हम WBR को क्या कर लेंगे, यहाँ से क्लोज कर लेंगे। WBR क्लोज करने के बाद हम जाएंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे, और पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए क्या आ रहा है कि जो AK-IT सॉल्यूशन आपका जो चैनल का नाम वगैरह था वो यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, जबकि हमारा मैटर देखिए यहाँ पे आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, WBR। ये क्या कर देता है, पेज के अकॉर्डिंग, यानी जहां से उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां से उसको अगले लाइन में कर देता है, नेक्स्ट लाइन में कर देता है। नेक्स्ट अगला जो टैग है वो है कोड टैग। तो कोड टैग का काम क्या होता है, तो कोड टैग का स्पेशली काम होता है कोड वगैरह को वेब ब्राउजर पे दिखाना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, काम करते हैं, तो जो कोड टैग में लिखते हैं या नॉर्मल लिखते हैं उसमें कुछ अंतर होता है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे कोड टैग लिख लिया और यहाँ पे कोड टैग को क्लोज कर देता हूँ, इस कोड टैग में मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि AK-IT सॉल्यूशन, अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, AK-IT सॉल्यूशन। अब जाएंगे अपने अगर ब्राउजर पे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो AK-IT सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने AK-IT सॉल्यूशन लिख दिया और साथ ही में यहाँ पे कुछ और डिफिनेशन वगैरह लिख दी हैं। तो अगर अब मैं पेज पे जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो अगर आप यहां पे ध्यान दें तो अब अगर आप देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है ये सारी, ये यहाँ पे दूसरे फॉन्ट में शो कर रही हैं, और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे फॉन्ट में शो कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होता है अलग होता है फॉन्ट, यानी मोनो स्पेस फॉन्ट होता है, जो आपका इक्वल साइज का होता है। हर एक फॉन्ट की साइज, हर एक कैरेक्टर की साइज क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपका क्या कहलाता है, कोड कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि कोड टैग के अंतर्गत ही बनता है। तो इसका ज़्यादातर काम किया जाता है कोड वगैरह को प्रेजेंट कराने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको कोडिंग ही दिखानी हो, तो कोडिंग अगर आप चाहते हो कि हमारी कोडिंग वेब ब्राउजर पे शो करे, तो इसके लिए कोड टैग का ही यूज किया जाता है। वो कोड टैग आपके इसी फॉर्मेट में से शो होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी HTML5 की लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल थी, और साथ ही साथ इसी के साथ हमारा जो HTML का सेक्शन था वो HTML का सेक्शन आज पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अगले दिन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे CSS के ऊपर। CSS का कंटेंट क्या है, CSS में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले उसका इंट्रो देखेंगे, तब उसके बाद उसकी वीडियो लेक्चर हम लेकर के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साथ ही साथ इस चैनल को, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।